हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकी क्लासेस में, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हमने एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करी है इंडियन पॉलिटी की, जिसका नाम है क्रिस्टल क्लियर बैच ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल थॉट से इसकी शुरुआत करते हैं। तो विंस्टन एस चर्चिल जी, जो कि बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के, जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के। तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही है, सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विथ नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। मतलब बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। चाहे हम कितने भी फेलियर फेस कर चुके हो, कितने भी बार एग्जाम्स में फेलियर फेस कर चुके हो, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस पाने की इच्छा नहीं छोड़नी चाहिए। उस सक्सेस के लिए रेगुलर निरंतर प्रयास करना चाहिए, तो हम उस सफलता को जरूर पा सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ में आज हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर 2, तो लेक्चर फर्स्ट में हमने सिलेबस के बारे में स्टडी करा कि इंडियन पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और अपने सेकंड में अपने पॉलिटिकल साइंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, पॉलिटी के बारे में पढ़ा, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की शुरुआत करी कि संविधान बना, उसके पीछे क्या सोच रही, क्या एक हिस्ट्री रही कि हमें संविधान बनाने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी, क्यों ये दिमाग में आया कि संविधान बनना चाहिए। तो उसी को हमने अपने लेक्चर सेकंड में स्टार्ट करा, जो कि अब हम आगे इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप ये प्रीवियस दोनों लेक्चर कवर कर लीजिएगा। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे ब्रिटिशर 1600 में उन्होंने इंडिया में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करी विद द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन के साथ में। फिर हमने 1757 का बैटल ऑफ प्लासी फुल डिटेल में स्टडी करा कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स की साइड से थे और सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल प्लस फ्रांस की आर्मी, इन दोनों का टाई अप था, बंगाल के नवाब का और फ्रेंच की आर्मी का। और इधर किसके अगेंस्ट में लड़े थे वो? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। जाहिर सी बात है, दो लोगों के बीच में लड़ाई कब होती है? जब उनमें आपसी मतभेद हो। तो कुछ ट्रेड्स को लेकर उनके बीच में मतभेद थे, इसी के चलते बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसमें बैटल ऑफ प्लासी में जो ब्रिटिशर्स थे, हमारे जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बैटल ऑफ प्लासी में जीत गए। तो उनका डोमिनेंस बढ़ा। अभी वो ट्रेडर से भी थोड़ा ज्यादा खुद को समझने लगे, क्योंकि भाई उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया था, इसके चलते। फिर इसके बाद में हुई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बहुत ही क्रूशियल बैटल थी, जिसने ब्रिटिशर्स का रोल थोड़ा चेंज कर दिया। वो अब ट्रेडर नहीं रहे थे, अब वो रेवेन्यू भी देखने लगे थे, उनको दीवानी और निजामत का राइट मिल गया था, जो कि अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर ये हिंदी में है कि 1600 में व्यापारी के रूप में, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, और 1764 जो कि अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, बक्सर की लड़ाई हुई। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 को लड़ी गई, वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री। ये अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की बहुत ही निर्णायक जीत थी, एक डिसिसिव विक्ट्री थी। किसके लिए? फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ओवर द कंबाइंड आर्मी। किस किस की आर्मी? मुगल एम्पायर, यानी मुगल भी इसमें शामिल थे, प्लस नवाब ऑफ बंगाल। इन दोनों की कंबाइंड
आर्मी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था, यानी कि मुगल एम्पायर को भी हराया था। उस टाइम कौन थे? शाह आलम सेकंड, और नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम, इनको हराया था। और बैटल कब हुई थी? अक्टूबर 22-23 से लेके 1764 को हुई थी, यानी अक्टूबर, हम कह सकते हैं कि 22 और 1764 को बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। और ये जो बक्सर है ये क्या है? एक जगह है बिहार में, एक स्मॉल सा एक टाउन है, छोटा शहर है बिहार में। तो हमने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने मुगल एम्पायर को प्लस नवाब ऑफ बंगाल को, दोनों को हराया, और वो जीत गए 22 अक्टूबर 1764 को। फिर नवाब की ये बक्सर की लड़ाई मुगल साम्राज्य और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेनाओं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक निर्णायक जीत थी। ये लड़ाई 22-23 अक्टूबर 1764 को 1764 को बिहार के छोटे से शहर, एक छोटा शहर था बक्सर, उसमें हुई थी। ये हमारे जो लीड करा था, मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश ट्रूप्स को, ये थे हमारे हेक्टर मुनरो। और ये फोटो है हमारी नवाब ऑफ अवध भी इसमें शामिल थे, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। नवाब ऑफ अवध, उनका नाम है शुजा-उद-दौला। ये भी शामिल थे बक्सर की लड़ाई में। ये नवाब ऑफ बंगाल प्लस हमारे मुगल एम्पायर, जो शाह आलम सेकंड थे, प्लस शुजा-उद-दौला, इन तीनों को हराया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ये लड़ाई के क्या कारण थे? आखिर ये लड़ाई हुई क्यों गई? इस लड़ाई की जरूरत क्या थी? तो हर लड़ाई के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, तो वही जानते हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वांटेड टू इंक्रीज रेवेन्यू, वो रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहती थी, अपना ट्रेड को फैलाना चाहती थी, क्योंकि वो बैटल ऑफ प्लासी जीत चुकी थी, अभी वो कुछ और करना चाहती थी। तो वो क्या करना चाहती थी? अपनी इनकम बढ़ाना चाहती थी और ट्रेड बढ़ाना चाहती थी इंडिया में। तो जो मीर कासिम था, बंगाल का नवाब, वो वांटेड टू रिक्लेम अथॉरिटी ओवर बंगाल। मतलब अब 1765 में जब वो प्लासी का युद्ध हार गए थे, तो अभी जो मीर कासिम पे भी क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि भाई आप ये काम, जैसे है ना, जो भी टैक्स, जो रेवेन्यू होगा उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का भी एक प्रपोर्शन फिक्स्ड होगा कि भाई फिक्स अमाउंट का उन्हें चाहिए आपके बंगाल के जो भी रेवेन्यू होता है उसमें से। तो जो मीर कासिम को ये सब रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं थी, तो इसीलिए वो चाहता था कि बंगाल जो है दोबारा से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। तभी तो हमने जब बैटल ऑफ प्लासी स्टडी करा था, तो हमने पढ़ा था कि जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर था वो सिराजुद्दौला था। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब कौन था? बंगाल का सिराजुद्दौला। इसीलिए इसके लिए हमने वो टर्म इंडिपेंडेंट रूलर यूज करी थी। तो मीर कासिम क्या है, उसको ये रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं थी, ये भी एक कारण था बैटल ऑफ बक्सर होने का। प्लस जो मीर कासिम था, उसने जो भी ड्यूटीज लगी थी इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह पे, बाहर मतलब ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया था बंगाल वालों के ऊपर कि अगर आपको, जैसे उस टाइम पे हमारे इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे, पोर्तुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, तो अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो एक ड्यूटी देनी होगी। बट मीर कासिम ने क्या किया, उन ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे उनको बुरा लगा। जाहिर सी बात है, लड़ाई होती तब है जब दोनों जो दो पार्टी होती है उनके बीच में आपसी तालमेल ना हो, तभी लड़ाई होती है। तो ब्रिटिश को इस बात का बुरा लगा कि अरे वो तो बात ही नहीं मान रहे, जैसा ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं वो वैसा कर ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई। ये हिंदी में है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजस्व बढ़ाना चाहती थी, रेवेन्यू और ट्रेड को एक्सपेंड करना चाहती थी, व्यापार का विस्तार।
तो बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था बंगाल पर पुनः अधिकार जमाना चाहता था कि भाई, लेकिन उसको ये सब चीजें पसंद नहीं थी, रोक टोक, वो कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता था, वो एक अधिकार जमाना चाहता था कि मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करूं। तो मीर कासिम ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर शुल्क समाप्त कर दिया, जिससे उसकी प्रजा को लाभ हुआ और अंग्रेजों को नुकसान हो। प्रजा को तो फायदा हो गई, क्योंकि भाई अब पहले प्रजा पे जो लोग थे वहां के, उनपे कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको ब्रिटिश को ही सेल करना पड़ता था। जो भी उनका व्यापार की जो भी चीजें वो उगाते थे, सब कुछ ब्रिटिश को ही सेल करना पड़ता था। और ब्रिटिश को क्या फायदा होता था, वो और दूसरे लोगों को बेचते थे तो वो ज्यादा दामों पे बेचते थे। तो इसीलिए मीर कासिम ने वो जो इंटरनेशनल ट्रेड पे जो भी टैक्स था, ड्यूटी लगी थी, उसको हटा दिया। तो ब्रिटिशर्स को जाहिर सी बात है नुकसान होने लग गया, इसीलिए लड़ाई हुई। तो अब हम कुछ ये क्या है बैटल ऑफ बक्सर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर अक्टूबर 22, 1764 को लड़ा गया। इंग्लिश की तरफ से कौन थे? इंग्लिश फोर्सेस की साइड से मेजर हेक्टर मुंद्रो था, और जो मीर कासिम थी उसके साथ में कौन कौन था? नवाब ऑफ अवध, जिसका नाम था शुजा-उद-दौला। जो बंगाल का नवाब था प्लासी में, उसका नाम था सिराज-उद-दौला। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये नवाब ऑफ अवध है जिसका नाम है शुजा-उद-दौला। और मुगल एम्परर कौन था उस टाइम पे? शाह आलम II। तो यानी तीनों फोर्सेस हो गई। यहाँ मीर कासिम हो गया जो कि बंगाल का नवाब था, प्लस नवाब ऑफ अवध हो गया जो कि शुजा-उद-दौला था, प्लस मुगल एम्पायर। मुगल उस टाइम पे कौन था किंग? शाह आलम था। कौन सा? सेकंड, शाह आलम सेकंड था। तो बैटल वॉज क्लोजली कंटेस्टेड, लड़ी गई, और इंग्लिश वॉन ए डिसिसिव विक्ट्री। इंग्लिश जीत गई, क्योंकि उस टाइम पे जो इंग्लिश की जो फोर्स थी वो बहुत ही अच्छी थी, और हमारे यहाँ तो फूट पहले से ही पड़ी हुई थी। तो इंग्लिश ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई। तो मीर कासिम भाग गया और वो अवध में जाके उसने रिफ्यूजी ले ली, वहां पे जाके छुप गया। और शुजा-उद-दौला बचा जो नवाब था अवध का, और शाह आलम सेकंड उसने सरेंडर कर दिया अंग्रेजों को। भाई उनपे कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है अंग्रेजों को। इसके बाद में ये हिंदी में है कि सेना में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। तीनों लोग शामिल थे, और लड़ाई में बहुत ही कड़ा मुकाबला अच्छे से लड़ी गई, और अंग्रेजों ने एक निर्णायक जीत, एक डिसिसिव विक्ट्री हासिल करी। और मीर कासिम युद्ध से भाग गया और अवध में जाके वो शरण ले ली, और शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसके क्या हुआ फिर? उसके बाद में एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, एक समझौता इलाहाबाद में साइन करा गया 1765 में। एक समझौता हुआ जिसमें क्या हुआ, मीर कासिम तो छोड़ के भाग गया था और अवध में जाके रह गया, और शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने सरेंडर कर दिया। और जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज थे, उनको राइट मिल गया कि अब वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, जिसको हम दीवानी राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीवानी राइट, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट था। अब इस राइट से क्या हुआ कि अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, जो इंग्लिश थे, अब वो एक ट्रेडर नहीं रहे, अब उनका एक गवर्नेंस का पार्ट भी यहाँ पे वो लोग प्ले करने लगे, क्योंकि अब वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। जब उनपे इनकम आने लग गई तो जाहिर सी बात है उनके डोमिनेंस और बढ़ेगा। तो उस टाइम पे जो था मीर जाफर को, जब क्योंकि है ना मीर कासिम तो भाग गया, तो मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल का नवाब बना दिया ब्रिटिशर्स ने। और उसने क्या किया, मीर जाफर ने कुछ वहां के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो अंग्रेजों को सौंप दिए कि भाई आप इन डिस्ट्रिक्ट वगैरह को संभालो। तो इंग्लिश बिकम अ मेजर पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर इंग्लिश का एक अच्छा खासा, अंग्रेजों का एक अच्छा खासा डोमिनेंस हो गया।
तो आप देख सकते हो कि मीर कासिम भाग गया, उसकी जगह कौन आया, मीर जाफर आया, और 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी गई और उनको अंग्रेजों को, इंग्लिश को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिला। कहाँ का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, जिसको कि हम दीवानी राइट बोलते हैं। हिंदी में जो आलम, शाह आलम या शाह लिख लेना आप लोग, शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया गया। और जो मीर जाफर था बंगाल का नवाब बन गया और उसने जिलों को अंग्रेजों को सौंप दिया, कुछ जिलों को, और उत्तरी भारत में अंग्रेजों का एक प्रमुख शक्ति बन गए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उड़ीसा का भी उसको कंट्रोल मिला, वहां के रेवेन्यू कलेक्ट करने का। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन रेवेन्यू अथॉरिटी ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो उस टाइम पे जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बहुत ही टेरिटोरियल पार्ट को कवर करते थे, तो एक लार्ज पार्ट उनको रेवेन्यू अथॉरिटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। और मुगल पावर की, क्योंकि मुगल पावर हार गया बक्सर के अंदर, शाह आलम सेकंड हार गया ना, तो पहले जो मुगल का डोमिनेंस था वो कम हुआ और ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस इंडिया में बढ़ गया। अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक बड़े क्षेत्र पर राजस्व अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, और जो मुगल साम्राज्य की शक्ति में गिरावट आई और अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो ये पूरा हमारा बैटल ऑफ बक्सर 1764 था। तो अभी तक हमने क्या देखा, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, जो कि एक बिहार में जगह है, जिसमें क्या हुआ, जो आपके उस टाइम पे मुगल एम्पायर था शाह आलम प्लस नवाब ऑफ अवध, जो कि था हमारा शुजाउद्दौला, प्लस जो नवाब ऑफ बंगाल था मीर कासिम, वो उनको हरा दिया किसने, ब्रिटिश ने। उनकी साइड से कौन था, हेक्टर मुंद्रो। और यहीं से उनको ब्रिटिशर्स को क्या मिला, दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का बंगाली राइट, दीवानी राइट मिल गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट था, जिससे कि ब्रिटिशर सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहे, वो अब ट्रेडर से ज्यादा हो गए, क्योंकि उनको रेवेन्यू के ऊपर राइट मिल गया। और दीवानी तो मिला ही मिला, एक निजामत राइट भी मिला था उनको। मतलब निजामत राइट कुछ पार्ट, मतलब ज्यादा नहीं मिला था पर थोड़ा सा मिला था। निजामत का मतलब होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि लोग आगे उनको एक अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करना, उनको संभालना, वो राइट मिला था। और 26 जो शाह आलम था उसको क्या किया, 26 लाख का उन्होंने एक पेंशन भी दी अंग्रेजों ने, कि भाई वो हार गए थे ना, तो भाई अब वो है ना इंटरफेयर नहीं करेगा अब मुगल, तो उसके लिए एक 26 लाख उनको पेंशन भी दी गई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ बक्सर। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही। हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, अभी हम इसमें पढ़ते हैं जो हमारा जो फ्लो चार्ट दे रखा है उसके बारे में, कि कैसे कैसे, कि इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि ब्रिटिशर्स आए 1600 में, फिर 1757 में हमारी प्लासी की लड़ाई हुई, फिर 1764 में हमने बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो साइन करी गई थी, क्या करी गई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बक्सर, जब बैटल ऑफ बक्सर के हार गए तो फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी गई, जिसके अंदर दीवानी राइट दिया गया ब्रिटिशर्स को ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का रेवेन्यू के ऊपर अधिकार दे दिया गया। उसके बाद में 1858 में क्राउन रूल आया।
अब इस क्राउन रूल क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे 1857 में एक लड़ाई लड़ी गई थी, उसके तहत क्राउन रूल आया था, जो कि हमें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है 1857 के बारे में, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, बट हमने अभी तक यहाँ तक इसको देख लिया है। तो अब उसके बाद में क्राउन रूल आया, यानी कि अब यहाँ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हम हर एक बात में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है, अब वो वाली टर्म हटा के अब यहाँ पे क्राउन रूल यानी क्वीन एलिजाबेथ यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी जो भी चीज होती थी अब वो क्वीन के नाम से होने लगी थी। कोई भी रूल आता था, कुछ भी आता था, सब कुछ क्वीन के नाम से होने लगा था, क्योंकि 1857 में बहुत ज्यादा बड़ा विद्रोह था। इसमें मंगल पांडे जी हीरो थे, सब जानते हैं, जो कि एक बंदूक के अंदर जो गोली थी उसके मटेरियल के ऊपर की, उसमें काऊ की और पिग की स्किन थी, उसके ऊपर लड़ाई हुई थी ये। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट उसकी वजह से ये 1858 में क्राउन रूल बना था कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें ना इंडिया को ऐसे ही उस पे शासन नहीं कर सकते, हमें उनका इंडियंस का भी सपोर्ट चाहिए। तो उसके तहत ही देखते हुए क्राउन रूल आया था। फिर 1946 में हमारी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी जिसको हम कहते हैं संविधान सभा, जो कि जिसने हमारी संविधान बनाया था, जो कि हमें पता है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की 6-7 लोगों की जो टीम थी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमें मालूम है कि उसके बाद में तो हमें स्वतंत्रता मिली गई थी 15 अगस्त 1947 में, और संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 में आया था। तो हम एक एक चीजें अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब इसके आगे का हम देखते हैं कि इसके आगे कंपनी रूल क्या होता है। बैटल ऑफ बक्सर हम पूरा पढ़ चुके हैं अच्छे से, और काफी बार हमने इसी क्लास में इन सब चीजों का, पॉइंट्स का, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट थे उनका रिवीजन कर चुके हैं, जिससे कि आपको यहीं पे हर चीज लर्न हो गई होगी। अब आया कंपनी रूल, यानी कि कंपनी का शासन। अभी यहाँ पे सिर्फ सब चीज 1858 तक सब कुछ कंपनी के नाम पे होती है, जैसा मैंने आपको आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो वो फ्लो चार्ट था उसमें बताया कि सब चीज कंपनी के नाम पे हो रही थी। तो कंपनी रूल जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर अमेंडिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया 73 में। फिर इसमें कोई कमी रह गई तो अमेंडिंग एक्ट बनाया गया 1781 का। फिर ये पिट्स इंडिया एक्ट, उस टाइम पे जो गवर्नर था पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। फिर एक्ट ऑफ 1786, फिर चार्टर एक्ट 1993 का, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1833 का, फिर चार्टर एक्ट 1853 का। तो ये सब पूरा कंपनी का रूल है, और ये सारे एक्ट हैं जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही आराम से। एक एक चीजें बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर करेंगे आपके सारे बेसिक्स को, जैसे कि हमारे बैच का भी नाम है क्रिस्टल क्लियर बैच। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन बेल आइकन से ही मिलेगा। और ये जो हमारा लेक्चर है, क्लासेस हैं, ये रेगुलर बेसिस पे चलेंगी विदाउट एनी ब्रेक। सो टेक केयर एंड थैंक यू।